तो चलिए आपके लिए अब नेक्स्ट मैं टारगेट देती हूँ कि बताइए कि कौन सा ये जो आपने देखा कि ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे विनाश कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ पर कौन सा नियम लागू पड़ता है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कि कौन सा नियम लागू पड़ता है। तो आपके लिए आज का टारगेट है, आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसका नाश कर सकते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सा नियम बताता है। ठीक है, मैं आपके कमेंट बॉक्स देखूंगी, जिसका सही होगा उसको इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? लाइक मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है अब कि यह अंश द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, मतलब ये नियम को इसको परिभाषित करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताऊं, आपका घरेलू एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक चीनी का टुकड़ा लिया है। ठीक है, इसको आप तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, आपने इतना तोड़ा कि अब आपके पास लास्ट में एक ऐसा कण बचा है जिसको आप और नहीं तोड़ पाओगे, मतलब सबसे छोटा कण। ठीक है, सबसे छोटा एक टुकड़ा आपके पास बचा होगा जो कि क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो अब इस जो कण है चीनी का छोटा सा बचा हुआ, क्या इसमें जो कण है इसमें कोई और तत्व भी शामिल होगा? मान लो अगर ये छोटा सा तत्व है तो क्या इसे इसके अंदर नमक भी शामिल होगा? नहीं ना, बिल्कुल शामिल नहीं होगा। भले ही ये चीनी का कण है कि इसमें चीनी के ही गुण होंगे सारे के सारे। अगर आप इस टुकड़े को उठाकर खा जाओगे, छोटे से टुकड़े को, तो आपको मीठा स्वाद ही लगेगा, ना ही नमकीन। ठीक है, नमकीन स्वाद नहीं लगेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो छोटा सा तत्व बचा हुआ है उसके सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। मतलब वो सारे के सारे गुणधर्म जो होंगे उसके समान होंगे, भले ही आप इसके इतने भी टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़े का जो सेम सेम ही होगा, स्वाद, गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में जितने भी बातें हैं कि ये चीनी का टुकड़ा है, मीठा स्वाद है, सफ़ेद कलर का है। ठीक है, जितनी भी बातें होंगी कैसे होंगी, सभी इसके सभी समान होंगी। ऐसा नहीं कि आपने चीनी के 2 टुकड़े कर दिए तो इसका अलग हो जाएगा और इसका स्वाद अलग हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम 4th पॉइंट पर आते हैं, डाल्टन नियम के। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अगर हम चीनी का लेंगे तो उसका अलग होगा, नमक का लेंगे तो उसका अलग होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि चीनी के अंदर ही चीनी का अलग हो जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। ये तो हमारा 3rd पॉइंट था कि जो चीनी का अगर हमने टुकड़ा लिया है तो इसका जो 2 टुकड़े कर दिए तो इसका और इसका दोनों का ही क्या होगा? रासायनिक गुणधर्म और परमाणु का द्रव्यमान दोनों सेम सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, एक टुकड़ा हमने ले लिया चीनी का और दूसरा टुकड़ा हमने ले लिया नमक का, तो इन दोनों के जो भिन्न भिन्न मतलब भिन्न भिन्न तत्व लिए ना, तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा और भिन्न भिन्न ही मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग इनके रासायनिक गुणधर्म भी हो जाएंगे, मतलब इनका स्वाद अलग रहेगा, देखने में भी अलग लगेंगे। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे? अलग अलग होंगे या फिर भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, डाल्टन के, कि अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि मान लो चीनी का एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, 5वां, जैसे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और ये भेगा होकर मतलब इकट्ठे होकर एक टुकड़े का निर्माण कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे कि एक ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण करती है, वैसे ही चीनी का एक तत्व मिलकर, एक छोटा सा तत्व या फिर एक छोटा सा परमाणु मिलकर क्या करेगा? पूरे चीनी के टुकड़े का निर्माण कर देगा। ठीक है, समझ गए इतना 5वें पॉइंट तक। अब हम आते हैं हमारे 6th पॉइंट पर। तो हमारा 6ठा पॉइंट है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होता है। मतलब क्या हो रहा है कि हर एक परमाणु में जो उसका टुकड़ा होगा, यौगिक में जो परमाणु होगा, उसकी संख्या एवं आकार निश्चित होगी हमेशा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई जैसे ये किसका नियम पालन कर रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अनुपात है या फिर जो संख्या है वो हमेशा निश्चित होती है, ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि मतलब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना, 2 नियम पढ़े थे हमने, द्रव्यमान संरक्षण का और स्थिर अनुपात का नियम। तो ये उन दोनों में से कौन सा नियम लागू करता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हमारा 6th पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। ये क्या बोल रहा है कि जो रेशो होगा वो हमेशा समान ही होगा, चाहे हमने उसे कहीं से भी प्राप्त किया हो, जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर ही रहेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है फाइनली परमाणु। ठीक है,
तो अब ये परमाणु क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही और सब बता ही दिया है, वैसे भी आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया होगा परमाणु क्या होता है, फिर भी अब दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपको कोई दीवार बनानी है। अब उस दीवार को बनाने के लिए सबसे पहले आपको छोटी छोटी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। आप 1 ईंट जोड़ोगे, 2 ईंट जोड़ोगे, 3 ईंट, इस तरह से आप ईंट के ऊपर ईंट जोड़ते जाओगे और आपके पास क्या बन जाएगी? एक दीवार बन जाएगी। उसी प्रकार क्या होता है, हमें कोई भी पदार्थ बनाना हो तो उस पदार्थ को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परमाणु की। हम एक परमाणु को इकट्ठा करेंगे, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इस तरह से हमको एक पूरा तत्व या फिर एक पूरा पदार्थ मिल जाएगा। आपकी जो पेन है, आप वो जो पेन देखते हो आप, उस पेन में क्या होगा? ये जो छोटे छोटे आप टुकड़े करोगे इसके, तो हमको एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिससे हम और नहीं तोड़ सकते। मतलब वो टुकड़ा कैसा है? अविभाज्य, मतलब जिससे विभाजित ना किया जा सके। तो ऐसे टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? परमाणु। ठीक है, अब इस टुकड़े को और जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, तो हम पर क्या, हमारे पास क्या बन जाएगा? परमाणु। एक परमाणु से बनी हुई एक पेन बन जाएगी, मतलब एक छोटी छोटी इकाइयों से बनी हुई एक चीज, पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं। सूक्ष्मतम भाग मतलब सबसे छोटा भाग। सूक्ष्मतम मतलब क्या होता है? एकदम छोटा भाग होता है। ठीक है, जिन्हें भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब आप उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। भले ही मैं बोल रही हूँ कि आप टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा, तो उससे भी छोटा टुकड़ा, मतलब आप उसे आंखों से ना देख पाओ, आपको इसके देखने के लिए बहुत बड़े बड़े यंत्रों की आवश्यकता हो। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता हो, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? परमाणु। मतलब परमाणु को आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान। सिंपल, अगर आप छोटा सा परमाणु लो तो उसका जो द्रव्यमान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। सिंपल है। इसके बाद आपकी एक एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है, आपकी किताब से उठाई गई ये लाइन है, तो इसे याद रखना कि 1961 वर्ष में आईयूपीएसी क्या होता है? ये एक केमिस्ट्री में बहुत बड़ी शाखा है, जो कि कोई भी अगर नवा पदार्थ की खोज होती है तो उसका क्या नाम रखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमको एक बहुत बड़ी पहाड़ में से कोई नए तत्व की खोज हुई, किसी भी नए पदार्थ की खोज हुई है, तो उसका नामकरण या फिर उसका नाम कौन देती है? आईयूपीएसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब कोई भी अगर रसायन, कोई भी पदार्थ की खोज होती है तो उसका नामकरण कौन करेगी? आईयूपीएसी संस्था होती है जो कि नामकरण करेगी। तो इसमें क्या बोला गया है कि 1961 वर्ष में आईयूपीएसी ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यू को परमाणुओं के द्रव्यमान का मात्रक माना है। अब ये मापक क्या होता है? देखिए, अगर आप बोलते हो कि 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम चीनी या फिर 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, तो आप ये सब वर्ड यूज करते हो ना, तो इसलिए क्या बोला गया है, जैसे कि ये सब पदार्थों के लिए तो आप किलोग्राम, लीटर ये सब लगाते हो, लेकिन अगर हमको एक छोटा सा परमाणु का बताना है तो आप थोड़ी से बोलोगे कि ये किलोग्राम में है या फिर लीटर में है, तो ये तो उसके लिए परिभाषित ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो आईयूपीएसी है, इसने बोला कि हम इसे किस में लिखेंगे? यू में लिखेंगे। मतलब जैसे कि अगर एक तत्व है, मान लीजिए हमारे पास एक तत्व है, कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है हमारे पास, तो मैं क्या बोलूंगी? इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा? 1U। ठीक है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है उसे हम नहीं बोल सकते, भले ही लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया हो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सब तो जस्ट हम समझाने के लिए था आपको, बट एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? इन्हें ग्राम या फिर किलोग्राम में हम लिख ही नहीं सकते। हम इसे कैसे लिखेंगे? हमेशा जैसे कि एक हाइड्रोजन का हमको द्रव्यमान लिखना है, एक हाइड्रोजन का, तो हम क्या लिखेंगे? 1U। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट, 1 इकाई। अगर हमें ऑक्सीजन का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16U, मतलब 16 यूनिट। ठीक है, 16 ग्राम, हम 16 किलोग्राम ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। तो मुझे आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे परमाणु द्रव्यमान तक। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई हो और इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जैसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई,
परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमाणु में अणु और आयन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे का लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे आशा है कि आपको क्लास समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है, अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा उसे, उसका आंसर आपको क्लियर मिल जाएगा और आपका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।